Hello students, in our last lecture we discussed about the energy of the sea or the ocean. The energy जो हमें sea और ocean से मिल रही थी by the ocean's waves या sea wave आपके पास में जो energy release हो रही थी. After that आपने energy electricity produce की from the tidal energy. उसके बाद में थर्मल एनर्जी, थर्मल ओशन एनर्जी OTE आपने डिस्कस किया. उसके बाद में आपने लास्ट में डिस्कस किया था अबाउट द जियोथर्मल एनर्जी. After that, today we are going to discuss about the nuclear energy कि what is the nuclear energy. न्यूक्लियर एनर्जी में कौन कौन सी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, हम कैसे न्यूक्लियर एनर्जी से आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑल ऑफ की व्हाट इज़ द न्यूक्लियर एनर्जी. न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है आपके पास में. बेसिकली आपके पास में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है, जब हम कहते हैं कि कोई एटॉमिक रिएक्शन हो रही है तब उसके अंदर कोई ना कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा. तो न्यूक्लियस के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं, या फिर आपके पास में कोई हैवी न्यूक्लियस है तो वो आपके पास में ब्रेक होके स्मॉल न्यूक्लियाई में चेंज होता है. कोई स्मॉल न्यूक्लियाई से हैं वो आपस में कंबाइन होकर आपके पास में एक लार्ज न्यूक्लियाई बनाते हैं. बेसिकली उसमें क्या होगा आपके पास में कि कन्वर्जन होगा या आपके पास में कन्वर्ट होना होता है कि आपके पास में न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर कुछ न कुछ चेंज आता है. तो जब उसके अंदर कुछ चेंज आता है तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उस रिएक्शंस के थ्रू. उस ई एनर्जी को आप क्या कहते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं. और वो न्यूक्लियर एनर्जी आपके पास में बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट में होती है. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में है कि द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कन्वर्जन ऑफ न्यूक्लियर मास इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी. जैसे कि आपके पास में क्या का है, कन्वर्जन ऑफ न्यूक्लियर मास. तो बेसिकली आप इसका एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं कि आपके पास में कोई एक हैवी न्यूक्लियाई है जिसका मास आपके पास में क्या है, कैपिटल M कंसीडर किया हुआ है आपने. और जब उसके पास में आपने उसके ऊपर कोई रिएक्शंस करवाई जाती है किसी अदर न्यूक्लियाई के साथ में, या इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स किसी के साथ भी आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, आफ्टर दैट क्या होना चाहिए कि ये जो न्यूक्लियाई एक हैवी न्यूक्लियाई है वो आपके पास में न्यूक्लियस है वो आपके पास में स्मॉल न्यूक्लियाई में ब्रेक हो रहा है आपके पास में, और इन दोनों का आपके पास में टोटल जो मास है दैट इज M1. ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में क्या हुआ कि आपके पास में जो एक हैवी न्यूक्लियाई था वो बेसिकली स्मॉल न्यूक्लियाई में चेंज हो रहा है. तो यहाँ पर आपके पास में मास क्या है, कैपिटल M है. यहाँ पर दोनों का कंबाइन करके हमने मास कंसीडर किया हुआ है कि वो M डैश है. बेसिकली क्या होता है कि जब रिएक्शंस न्यूक्लियस में चेंज होता है तो चेंज किस चीज़ में हो रहा है, न्यूक्लियस के मास में चेंज हो रहा है. यहाँ पर मास ज़्यादा था, यहाँ पर आपके पास में वही मास दो स्मॉल पीसीस में ब्रेक हो गया, तो कम कम मासेस के आपके पास में तभी तो लाइट न्यूक्लियाई बनेंगे. और होता क्या है कि आपके पास में जो हैवी न्यूक्लियाई है यानी कि जो मास M है आपके पास में वो लार्ज होगा, M डैश जो है वो स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू M. तो कुछ न कुछ अमाउंट वहाँ पर मास का डिफ्यूज़ हो जाता है या ख़त्म हो जाता है. वो मास आपके पास में कहाँ जाता है, वही मास क्या क्रिएट करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्रिएट करता है या रिलीज़ करता है. तो आप मास में कितना डिफेक्ट आ रहा है, कितना कम हुआ है, या डिफरेंस ऑफ द मासेस आप कैलकुलेट कर सकते हैं. वो कैसे होगा कि डेल्टा M दैट इज इक्वल टू हैवी न्यूक्लियाई का जो मास है उसमें से हम लाइट न्यूक्लियाई के मासेस को माइनस करेंगे, दैट इज द डिफेक्ट इन द मास. देन दिस डिफेक्टेड मास कन्वर्ट इनटू द एनर्जी. और न्यूक्लियर एनर्जी में आपके पास में एनर्जी जो होती है वो आपके पास में हीट फॉर्म में होती है. आफ्टर दैट आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन जो होती है वो आपके पास में उसमें एनर्जी मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है और एनर्जी आपके पास में मास में कन्वर्ट होती रहती है. देन एनर्जी और मास का रिलेशन है वो आपके पास में इस इक्वेशन के थ्रू आता है, दैट इज E इज इक्वल टू mc². यहाँ पर C जो है आपके पास में स्पीड ऑफ द लाइट है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो आपके पास में जो मास है दैट इज डिफेक्टेड मास. सिर्फ यही मास आपके पास में एनर्जी में कन्वर्ट होगा क्योंकि टोटल मास ये था आपके पास में, जिसमें से M डैश मास आपके न्यूक्लियाइज में चेंज हो गया है, स्मॉल लिटिल न्यूक्लियाइज में चेंज हुआ आपके पास में. देन जो आपके पास में डिफेक्टेड या डिफरेंस इन द मासेज है वही आपके पास किस में कन्वर्ट होता है, ओनली एनर्जी में. तो जो टोटल एनर्जी आपको मिलेगी या जो एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शंस में रिलीज होगी वो आपके पास कितनी होगी, E इज इक्वल टू डेल्टा M इंटू में C². दैट विल बी द न्यूक्लियर एनर्जी. यही आपके पास में क्या कहलाएगी, न्यूक्लियर एनर्जी कहलाएगी. इसके बाद आपके पास में आता है कि यूनिट ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी. न्यूक्लियर एनर्जी को हम किस यूनिट में मेजर करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है.
तो आपके पास में हमने क्या पढ़ा था कि एनर्जी की जो एसआई यूनिट होती है आपके पास में, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है आपके पास में, जूल होती है। तो यहाँ से आपके पास में कि एसआई यूनिट में और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपके पास में क्या रिलेशन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। इलेक्ट्रॉन का मतलब आपके पास में कितना चार्ज होता है, ये आपने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ा था, दैट इज 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू में 1 वोल्ट, दैट इज इक्वल टू आपके पास में ये वैल्यू बनती है आपके पास में। बट हमें एक चीज़ और मालूम है, वो क्या है आपके पास में कि 1 कूलम वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1 जूल के इक्वल होता है। तो अगर मैं यहाँ पर 1 जूल रिप्लेस करती हूँ तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और इसमें रिलेशन आ जाएगा जूल में, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के इक्वल आता है। अगर लार्ज यूनिट आपको कैलकुलेट करनी है कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन क्या है, किसके इतने जूल के इक्वल होगा आपके पास में, देन यू कैन राइट कि मेगा का मतलब क्या होता है 10⁻6 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के इक्वल था आपके पास में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के। यहाँ से जब इसको सॉल्व करके लिखोगे तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल आता है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल के इक्वल आता है। तो दीज आर द बेसिकली द बिगर यूनिट ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी, जो आपके पास में एसआई यूनिट के साथ में, जूल के साथ में इनका रिलेशन है। दीज आर द इम्पोर्टेंट रिलेशन फॉर दैट। इसके बाद में आता है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो आपके पास में कितने टाइप से होती है या किस तरीके से आप न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने का मतलब है आपके पास में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होना, जिसको आप अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में या न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स होते हैं उसमें हम क्या किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो वो आपके पास में 2 टाइप्स की रिएक्शंस के थ्रू होती है। फर्स्ट आती है आपके पास में न्यूक्लियर फिजन एंड सेकेंड इज न्यूक्लियर फ्यूजन। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है आपके पास में। तो बेसिकली आपने अभी कहा था कि आपके पास में कोई हैवी न्यूक्लियाई है, ठीक है, हमारे पास में कोई एक हैवी न्यूक्लियाई है और उसको हमने स्मॉल न्यूक्लियाइज में चेंज किया हुआ है। तो आपके पास में हैवी न्यूक्लियस को आपने स्मॉल न्यूक्लियाई में चेंज किया तो आपके पास में क्या हुआ, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग मतलब ब्रेक होना आपके पास में ए हैवी न्यूक्लियाई इनटू 2 लाइट न्यूक्लियाई, यानी कि स्प्लिट होना हैवी न्यूक्लियाइज का इन द लाइट न्यूक्लियाई अलोंग विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसके अंदर आपके पास में क्या होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। कब होती है, उसके लिए कंडीशन क्या है आपके पास में, व्हेन बम्बार्डमेंट विद अ थर्मल न्यूट्रॉन्स, या तो आपके पास में कैसे होने चाहिए, थर्मल न्यूट्रॉन का मतलब जिनका टेम्परेचर की वजह से आपके पास में थर्मल एनर्जी आती है, या फिर आपके पास में लो एनर्जी न्यूट्रॉन होने चाहिए। जब उनकी बम्बार्डमेंट की जाती है हैवी न्यूक्लियाई के ऊपर, तब आप न्यूक्लियस के ऊपर, तब आपके पास में वो स्मॉल या लाइट न्यूक्लियाइज में ब्रेक होता है। तो बेसिकली इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, दैट इज यूरेनियम। यूरेनियम आपके पास में 235 जो आपके पास में मोस्टली आपके जो नेचर में प्रेजेंट होता है वो 235 होता है। इसका एक और आइसोटॉप भी है यूरेनियम 238, वो आपके पास रेयरली चांसेस होते हैं, बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो बेसिकली जो हम रिएक्शंस करवाते हैं वो यूरेनियम 235 से ही करवाई जाती हैं आपके पास में। और इसके साथ में आपके पास में एक क्या है, न्यूट्रॉन है। जब न्यूट्रॉन आपके अब यहाँ पर यूरेनियम के साथ स्ट्राइक करता है तो यूरेनियम क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है या ब्रेक हो जाता है 2 स्मॉल न्यूक्लियाइज में, बेरियम एंड क्रिप्टॉन। तो जो आपके पास में प्लस में 3 न्यूट्रॉन्स भी रिलीज होते हैं, कितने, 3 न्यूट्रॉन्स प्लस में एनर्जी, और ये एनर्जी ही आपके पास में क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसको हम न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं, और जो हीट फॉर्म में रिलीज होती है। और ये एनर्जी आपके पास में पर फ्यूजन, यानी कि ये रिएक्शन जब एक बार होती है तो एक रिएक्शन कंप्लीट, यानी कि एक यूरेनियम और न्यूट्रॉन की जो रिएक्शन होती है उसमें अप्रॉक्सीमेटली कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के इक्वल था आपके पास में, 1.602 इंटू 10⁻⁻13 इंटू में आपके पास में 200 टाइम्स, ये आपके पास में जो भी वैल्यू आती है दैट मच जूल के इक्वल आपके पास में एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग 1 फ्यूजन रिएक्शन। एक ही रिएक्शन के अंदर आपके पास में इतने लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है आपके पास में। जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है उसके अंदर जो भी आपके पास में रिएक्शंस होती हैं वो एक कंट्रोल्ड मैनर में होती हैं, ठीक है। ये जो रिएक्शंस हो रही हैं, तो एक यूरेनियम आपको जो रिएक्शंस करवानी होती हैं वो आपके पास में क्या होती हैं, एक ही यूरेनियम से करवाई जाती हैं।
यूरेनियम आपके पास में एक ही प्रेजेंट है, बट न्यूट्रॉन जो होता है वो एक की बम्बार्डमेंट किया आपने, तो वहाँ से आपके पास में 3 और हो गए। अगर 3 न्यूट्रॉन्स यहाँ पर रिलीज हो गए तो वो अदर यूरेनियम्स के साथ में आपके पास में स्ट्राइक करके या स्प्लिट कर देंगे उसे। उसके बाद में अगर 3 के साथ में करते हैं तो एक प्रोसेस बनता है आपके पास में चेन रिएक्शंस का, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद में जो आपके पास में एक डाटा है उसके अकॉर्डिंग आपके पास में जो ये एनर्जी रिलीज हो रही है, ये एनर्जी आपके पास में किसके इक्वल होती है? द एनर्जी रिलीज बाय द 1 kg यूरेनियम 235 से जो एनर्जी रिलीज होती है, जितना भी अमाउंट यहाँ एनर्जी का आएगा वो किसके इक्वल होता है आपके पास में कि एनर्जी बाय बर्निंग ऑफ 25 लाख किलो कोल को बर्न करने से आपके पास में जो एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि यहाँ पर कितना है आपके पास में 25 लाख kg कोल बर्न किया है। दैट मीन्स अगर आपको कोल बर्न करना है तो उससे पहले आपको कोल बनाना है, और कोल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? वुड को बर्न करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ द एयर, यानी कि कितना अमाउंट ऑफ आपको वुड का चाहिएगा, दैट इज़ द वेरी वेरी लार्ज, जो आपके एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो यहाँ पर आपके पास में क्या है, ये एनर्जी जो मिलेगी आपको वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में मिलती है, और वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 kg यूरेनियम को बेसिकली बर्न करने से या फिर रिएक्शन करवाने से ही आपके पास में इतनी लार्ज अमाउंट एनर्जी रिलीज हो जाती है। आफ्टर द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, जो रिएक्शन होगी वो हम किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट में ही बनाएंगे। उसके लिए आपके पास में कंप्लीट सेटअप बनाया जाता है, दैट इज नॉन एज द न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास में न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर आपके पास में व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर, वहाँ पर आपके पास में रिएक्शंस कैसे कैसे पॉसिबल होंगी, और कैसे आपके पास में जो न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो आपके पास में हीट फॉर्म में आती है, वो आपके पास में इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमें कंस्ट्रक्शंस में आपके पास में आती है कि न्यूक्लियर रिएक्टर आपके पास में किस तरीके से काम करते हैं। तो बेसिकली आपके पास न्यूक्लियर रिएक्टर में हमारे पास में क्या था कि आपके पास में जो एक यूरेनियम है आपके पास में, जब उसके ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट, यानी कि एक न्यूट्रॉन के साथ में आप उसकी रिएक्शन करवाते हैं, तब आपके पास में 3 न्यूट्रॉन जनरेट हो रहे थे। बेसिकली रिएक्शन आपके पास में क्या थी कि 1 न्यूट्रॉन प्लस में यूरेनियम 235, अगर इसकी रिएक्शन हो रही थी तो बेरियम प्लस में क्रिप्टॉन प्लस में 3 न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी रिलीज हो रही थी आपके पास में। तो यहाँ पर आपके पास में 3 न्यूट्रॉन आ रहे हैं आपके पास में। 3 न्यूट्रॉन्स का मतलब क्या था आपके पास में, दीज डार्क सर्कल आर डिनोटेड बाय द, ये आपके पास में डिनोट कर रहे हैं न्यूट्रॉन्स को। तो ये आपके पास में 3 न्यूट्रॉन्स हो गए हैं। अब आपके पास में जो रिएक्टर है जहाँ पर ये रिएक्शंस हो रही हैं, वहाँ पर एक यूरेनियम एटम के साथ में आपने एक न्यूट्रॉन दिया स्टार्टिंग इनिशिएट करने के लिए रिएक्शंस का। जब एक यूरेनियम के साथ में ये न्यूट्रॉन टकराता है और स्ट्राइक करता है तो आपके पास में 3 न्यूट्रॉन और जर्नेट हो गए हैं। तो वहाँ पर क्या होगा कि जो 3 न्यूट्रॉन और जर्नेट हुए वो आपके पास में अदर 3 न्यूक्लियाई के साथ में आपके पास में ये यूरेनियम्स के साथ में रिएक्शंस करेंगे। अगेन वो जब 3 के साथ में आपके पास में रिएक्शन करेंगे तो जब एक अगेन ये रिएक्शन जब पॉसिबल होगी तो फिर से क्या होगा, सेम प्रोसेस फॉलो होगा और नए 3 न्यूट्रॉन्स आपके पास में फिर से जर्नेट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा आपके पास में कि जो आपके पास में सेकंड न्यूट्रॉन है वो भी आपके पास यूरेनियम के साथ में, तो वो भी 3 न्यूट्रॉन को करेगा। देन थर्ड भी आपके पास में, यानी कि जब एक न्यूट्रॉन था उसके साथ में रिएक्शन करवाई तब आपके पास में 3 न्यूट्रॉन्स जर्नेट हुए। अब ये 3 न्यूट्रॉन्स आपके पास में क्या करते हैं, 9 न्यूट्रॉन्स को आपके पास में क्या कर रहे हैं, जर्नेट कर रहे हैं। और ये 9 आगे जाके क्या करते हैं, 9 यूरेनियम्स के साथ में रिएक्शंस करेंगे। अगेन यहाँ से आपके पास में 3 आएगा, देन यहाँ से भी आपके पास में सभी से 3 न्यूट्रॉन्स अगेन फिर से जर्नेट होंगे तो सभी रिएक्शंस में। तो आपके पास में क्या हो गया कि आपके पास में 3 न्यूट्रॉन्स जर्नेट हो रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ से कितना हो जाएगा, 27 आगे आपके पास में क्या आ जाएंगे, न्यूट्रॉन जर्नेट हो जाएंगे। तो बेसिकली ये क्या चल रहा है, एक चेन चल रही है, एक चेन प्रोसेस चल रहा है कि आपने स्टार्टिंग में सिर्फ एक न्यूट्रॉन दिया, ठीक है, एक ही थर्मल न्यूट्रॉन दिया था, उससे आपके पास में सारी की सारी रिएक्शंस आगे पॉसिबल होती हुई जा रही। तो जो ये रिएक्शंस पॉसिबल हो रही हैं इस रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, चेन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास में न्यूक्लियर रिएक्टर का जो प्रिंसिपल होगा वो किस बेस पे बेस्ड होता है आपके पास में, जो प्रिंसिपल है दैट इज द कंट्रोल चेन रिएक्शन इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर। जो न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया जाता है आपके पास में न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए,
उसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है आपके पास में, चेन रिएक्शन से, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है, कंट्रोल्ड मैनर में होनी चाहिए। ये अनकंट्रोल होगी तो वो आपके पास में हार्मफुल हो जाएगा। इसके बाद में आता है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें आपके पास में एनर्जी या उसमें वर्किंग क्या होगी आपके पास में पावर प्लांट्स की, कि आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल सके। तो स्टार्टिंग में आपके पास में क्या होता है, एक न्यूक्लियर रिएक्टर होगा जहां पर कंट्रोल चेन रिएक्शंस होती रहेंगी, वो आपको एनर्जी देगी, और एनर्जी कैसी होगी आपके पास में, हीट फॉर्म में रहेगी। अब वो हीट फॉर्म वाली जो एनर्जी है उसके आगे हम क्या रखते हैं, अपने वाटर रिजर्वोयर रखा जाता है, और वो एनर्जी, हीट एनर्जी क्या करती है, उस वाटर को स्ट्रीम फॉर्म में बनाती है, कन्वर्ट करती है, क्योंकि वहां से टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे वाटर क्या करेगा, स्ट्रीम फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही आपके पास में स्ट्रीम आएगी तो स्ट्रीम आगे हमारे पास में किसके साथ में, टरबाइंस के ऊपर गिरती है, और टरबाइंस आपके पास किससे कनेक्ट होती हैं, जनरेटर से। तो इस स्ट्रीम की वजह से टरबाइंस रोटेट करेंगी, तो जनरेटर भी रोटेट करेगा। तो बेसिकली आपके पास में जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी, जो स्ट्रीम से मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी, वो मैकेनिकल एनर्जी आपको किस फॉर्म में मिलेगी, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में मिलेगी। तो ये आपके पास में बेसिकली एक कंस्ट्रक्शन होती है जहां पर आपके पास में कौन कौन से पॉइंट है, कि एक आपके पास में न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जो हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है आपको, उससे हम वाटर रिजर्वोयर के अंदर भेजते हैं, और वाटर रिजर्वोयर में उस हीट एनर्जी से क्या होती है, स्ट्रीम फॉर्म होती है, और स्ट्रीम आपके पास में जनरेटर को रोटेट करने का काम करती है, और वहां से आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ठीक है, तो दिस इज द बेसिकली वर्किंग ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट या न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर द न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। ठीक है, आपके पास में न्यूक्लियर जो रिएक्टर है या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो इंडिया में कहाँ कहाँ हैं और कितने हैं आपके पास में। तो इंडिया में अब तक आपके पास में 6 पावर प्लांट्स हैं, और वो आपके पास में कहाँ है, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन जो है वो आपके पास में महाराष्ट्र में है। इसके बाद राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन अगेन नियर कोटा है आपके पास में। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश के अंदर है। इसके बाद में मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन तमिलनाडु के अंदर है, और न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं आपके पास में एक गुजरात में और एक कर्नाटका के अंदर। तो दीज 6 ओनली इंडिया के अंदर आपके पास में 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ही हैं। ठीक है, अब आपके पास में क्या आता है कि जो हमारे पास में डाटा है अब तक कि हमारे पास में यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस करवा रहे हैं, बट वो इलेक्ट्रिसिटी आपके पास में कितने अमाउंट में आती है आपके पास में। ठीक है, तो आपके पास में जो अब तक का जो डाटा था अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया, और वो डाटा आपके पास में कब का है कि मार्च 31 2018 का है आपके पास में। उसके अकॉर्डिंग आपके पास में इंडिया में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी की जो आपके पास में हो रही है उसके ओनली 2% ही हम यहाँ से बना पा रहे हैं, यहाँ से आपके पास में प्रोड्यूस की जा रही है। तो बेसिकली आपके पास में न्यूक्लियर जो ये 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो टोटल इंडिया की जो इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम हो रही है उसका 2% फुलफिल करते हैं। कितना करते हैं, ओनली 2%। ठीक है, अब ऐसा है कि आपके पास में इससे पहले आपने पढ़ा था कि विंड पावर प्लांट, ओशन थर्मल पावर प्लांट्स थे आपके पास में, तो ये सारे के सारे आपके पास में क्या थे, पॉल्यूशन फ्री थे। उनके कंपैरिजन में हम ये कहते हैं कि जो आपके पास में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो और भी ज़्यादा सेफ हैं। ठीक है, पॉल्यूशन कम करते हैं, बट आपके पास में यहाँ पर ये आपके पास में इतने भी सेफ नहीं है कि हम इनको कहीं पर भी यूज़ कर सकें। बेसिकली क्या होता है कि जब ये रिएक्शंस आपके पास में होती हैं तो इन रिएक्शंस में आपके पास में कुछ पार्टिकल्स लाइक अल्फा, बीटा एंड गामा आपके पास में इमिट होते हैं, एंड दीज पार्टिकल्स आर वेरी वेरी हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बींग्स। ये लिविंग हमारे जो एनिमल्स हैं या फिर हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए आपके पास में बहुत ही डेंजर या हार्मफुल है आपके पास में। तो बेसिकली आपके पास में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनके अंदर भी आपके पास में फॉसिल फ्यूल्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हार्मफुल पार्टिकल्स यहाँ पर आपके पास में क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। और ये पार्टिकल्स आपके पास में क्या क्या आपके पास में इन पार्टिकल्स की वजह से या जो आपके पास में गामा रेज हैं उनकी वजह से आपके पास में कैंसर या फिर ब्लाइंडनेस, जो आपके पास में जो डिजीज़ होती हैं उस टाइप के डिजीज़ हो सकती हैं आपको, या फिर आपके पास में और भी आपके पास में बहुत सारे टाइप्स के डिफरेंट या फिर स्ट्रक्चर डैमेज ऑफ द सेल्स। आपकी जो बॉडी में जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो सेल्स होती हैं वो भी डैमेज हो जाती हैं कई बार इनसे आपके पास में। ठीक है, तो बेसिकली ये ह्यूमन बॉडी के लिए आपके पास में हार्मफुल होते हैं ये पार्टिकल्स और ये रेज। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके लिए, इसीलिए आपके पास में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का जो गार्बेज होता है, बेसिकली जो वेस्ट मटेरियल बचता है आपके पास में, उसके अंदर ये पार्टिकल्स आपको बहुत ज़्यादा
हार्मफुल होते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। और आप ठीक है, इसके बाद में आपके पास में आता है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन ओवर द फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स के कंपैरिजन में आपके पास में न्यूक्लियर जो पावर प्लांट्स हैं उनकी एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या क्या है। सो फर्स्ट ऑल ऑफ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस या न्यूक्लियर फ्यूजन जो एनर्जी है आपके पास में ओवर द फॉसिल फ्यूल्स। तो फर्स्ट एडवांटेज आपके पास में आपने पहले ही स्टडी किया था कि आपके पास में अगर आप 1 किलोग्राम यूरेनियम को बर्न करते हैं, आपके पास में यूरेनियम 235 यूरेनियम को, तो उसके बाद में आपके पास में जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी आपके पास में इतनी ज़्यादा लार्ज अमाउंट में होती है कि आप अगर 25 लाख केजी कोल को अगर बर्न करते हैं तब जो आपको एनर्जी मिलती है उसके इक्वल होती है। तो ये तो सिर्फ 1 केजी को बर्न करने पर आपको एनर्जी मिल रही है यूरेनियम को, और आपके पास में वो किसके इक्वल हो रही है 25 लाख केजी ऑफ कॉल के। तो वो आपके पास में कॉल अगर इतना बनाना है आपको, दैट मीन्स वो आपके पास में बहुत ज़्यादा आपके पास में क्या चाहिए, उसके लिए वुड चाहिए। और वुड आपके पास में क्या है, फॉसिल फ्यूल से एक तरीके से। तो वो आपके पास में वुड को बर्न करने पर, एब्सेंस ऑफ द एयर, आप जब उसको बर्न करते हैं तब कॉल बनता है, और वो भी आपके लिए क्या होगा, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा। तो इसलिए ये आपके पास में दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी। ठीक है, इसके बाद में आता है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, वो आपके पास में लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं आपके पास में, जबकि आपके पास में फॉसिल फ्यूल्स के जो लॉन्ग टाइम के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, जो फॉसिल फ्यूल्स के जो प्लांट्स होते हैं वो आपको लॉन्ग टाइम के लिए एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके पास में लिमिटेड अमाउंट में ही है आपके पास में। सेकेंड आपके पास में आता है कि डिसएडवांटेज ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी की कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जो वो क्या है आपके पास में, कि जो फर्स्ट आपके पास में डिसएडवांटेज आती है, अगेन आपके पास में क्या है कि जो आपके पास में न्यूक्लियर फ्यूजन है उसके अंदर आपके पास में मोर सीरियस पॉल्यूएंट प्रॉब्लम आपके पास में है, कि वहां पर आपके पास में अल्फा बीटा गामास पार्टिकल्स आपके पास में रिलीज हो रहे थे, जो कि आपके पास में बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल से भी ज्यादा हार्मफुल हैं। क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स को जब हम बर्न करते हैं तो आपके पास में एटमॉस्फेयर में कुछ स्मोक पार्टिकल्स आते हैं आपके पास में, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, उनके कंपैरिजन में अल्फा बीटा गामास जो आपके पास में पार्टिकल्स हैं वो और ज्यादा हार्मफुल होते हैं। ठीक है, तो और ये आपके पास में बहुत ही डेंजर्स जो आपके पास में या फिर जो सीरियस डिजीजेस होती हैं उनको जनरेट करते हैं। तो आपके पास में सेकंड आता है कि जो आपके पास में जो बिगेस्ट प्रॉब्लम आ रही है आपके पास में वो आती है कि जो न्यूक्लियर वेस्टेज होता है आपके पास में, जो आफ्टर द न्यूक्लियर रिएक्शन उसका डिपोजल करना, यानी कि उसको कहीं ना कहीं उस जो आपके पास में वेस्ट मटेरियल हो रहा है उसको किस तरीके से आप यूज करें। फॉसिल फ्यूल्स में आपके पास में कुछ फॉसिल फ्यूल्स थे आपके पास में, उनमें आपके पास में क्या था कि जो मटेरियल आपके पास में बचता है कोल को बर्न करने के बाद में, तो आप उनको कहीं ना कहीं यूज कर सकते थे। बट यहाँ पर जो उसका डिपोजिट है वो भी आपके पास में क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा, क्योंकि ये क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शंस जो हो रही हैं उनमें हार्मफुल रिएक्शंस इमिट होती हैं, रेडिएशंस निकलती हैं। और ये रेडिएशन जैसे अल्फा रेज हैं, तो अल्फा रेज आपके पास में बार बार रेडियो एक्टिविटी है आपके पास में, तो उसकी वजह से वो क्या होती रहेंगी, इमिट होती रहती हैं। तो इनका जो डिपोजिट है वो आपके पास में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगेन आपके पास में क्या है कि जो यूरेनियम है वो इंडिया में लिमिटेड स्टॉक की है, और इस वजह से एज कम तो आपके पास में जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो भी आप इससे लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि यूरेनियम आपके पास में लिमिटेड स्टॉक में है, तो आपको यूरेनियम की ही रिक्वायरमेंट है। दैट मीन्स जो आपके पास में रॉ मटेरियल है वो आपके पास में लिमिटेड अमाउंट में है, तो एनर्जी भी आपको सोच समझ के ही बनानी पड़ती है। ठीक है, तो दीज आर द एडवांटेज एंड द डिसएडवांटेज ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस। इसके बाद आता है आपके पास में कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है आपके पास में। अबाउट द न्यूक्लियर फ्यूजन आपके पास में क्या होता है कि बेसिकली इट इज द प्रोसेस इन विच 2 और मोर लाइट न्यूक्लियर, इससे पहले न्यूक्लियर फ्यूजन था उसके अंदर आपके पास में क्या था कि एक हैवी न्यूक्लियाई आपके पास में स्मॉल लाइट न्यूक्लियाइज में ब्रेक हो रहा था। अब वहां से जस्ट रिवर्स प्रोसेस यहाँ पर होता है कि जब प्रोसेस इन विच 2 और मोर लाइट न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर, यानी कि दोनों कंबाइन होकर आपके पास में क्या करते हैं, एक हैवी न्यूक्लियाई को जनरेट करते हैं, और उनके साथ में अलोंग विद द रिलीज ऑफ
एनर्जी, दैट इज नॉन एज द न्यूक्लियर फ्यूजन। तो वो आपके पास में रिएक्शन क्या कहलाएगी, न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाएगी। अगेन यहाँ इसे एग्जांपल लिया जा सकता है आपके पास में, यहाँ पर आपके पास में हाइड्रोजन के 2 आइसोटॉप्स लिए हुए हैं आपने, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में इन आइसोटॉप्स की जब रिएक्शंस करवाई जाती है तो आपके पास में क्या बन रहा है, यहाँ पे एक हैवी न्यूक्लियाई बन रहा है आपके पास में, प्लस में न्यूट्रॉन है, साथ में एनर्जी भी है, लार्ज अमाउंट में आपके पास में क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ये आपके पास में जो एनर्जी होगी, अगेन यहाँ पर भी आपके पास में क्या मिलेगा, मास डिफेक्ट मिलेगा। और मास डिफेक्ट क्या होगा, जो ये न्यूक्लियाई थे इनका मास आपके पास में क्या होगा, लार्ज अमाउंट में होगा। जो लाइट न्यूक्लियाई थे इनका मास लार्ज होगा, और जो हैवी न्यूक्लियाई बन रहा है इसका मास कम होगा। तो आपके पास में कुछ ना कुछ डिफेक्ट मिलेगा, वो मास आपके पास में डेल्टा एम की फॉर्म में आएगा, जिसको हम आइंस्टाइन इक्वेशन से एक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए आपके पास में। तो यहाँ से आपके पास में बेसिकली जो आपके पास में एनर्जी मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है, इसी मास से, इस डिफेक्टेड मास से ही मिल रही है, या डिफरेंस ऑफ द मास जो आ रहा है उसकी वजह से आपको एनर्जी मिलती है। इसके बाद आता है कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन है उसके अंदर आपके पास में रिएक्शंस कैसे टेक प्लेस होती हैं, ये भी आपके पास में अगेन बारी है आपके पास में कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस हैं वो आपके पास में, जितना आपको इस रिएक्शन में इजीली लग रहा है कि ये रिएक्शंस इतनी इजीली हो पाती हैं, उतना ही ये आपके पास में कॉम्प्लिकेटेड हैं। ये जल्दी से रिएक्शंस टेक प्लेस नहीं हो पाती हैं। क्यों नहीं होती हैं, उनके पीछे रीज़न क्या है? बिकॉज जो आपके पास में हाइड्रोजन का जो ये आइसोटोप है दैट इज़ ड्यूट्रॉन, ये आपके पास में क्या कर रहे हैं, आपके पास में दोनों ही पॉजिटिवली, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है उसे पॉजिटिवली चार्ज होगा, अगर वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। एंड ड्यू टू दैट रिपल्शंस आपके पास में ये दोनों डिफ्यूज होने में आपके पास में क्या करेंगे, प्रॉब्लम आती है। और इनका जो डिफ्यूजन प्रोसेस है तो फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, व्हाट आर द कंडीशंस जो आपको बिल्डअप करनी पड़ेंगी फॉर द डिफ्यूजन, या फिर इनको डिफ्यूज कराना है एक तरीके से एक दूसरे में मर्ज करवाने के लिए हम क्या करते हैं। तो उसके लिए आपके पास में क्या होता है कि हम इन न्यूक्लियाई को एक वेरी लार्ज स्पीड के साथ में मूव करवाते हैं, और वो आपके पास में क्या होना चाहिए, फोर्स ऑफ रिपल्शंस जो होता है उसके ज़्यादा होनी चाहिए आपके पास में। जब ये दोनों ही पार्टिकल्स आपके पास में देन ये पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं या आपके पास में डिफ्यूज होते हैं। देन इसके बाद में आपके पास में आपने कहा कि एट ए हाई टेम्परेचर, तो जो आपने ड्यूट्रॉन था आपके पास में, आपने उसको क्या किया है, हाई स्पीड पे रोटेट किया है या मूव करवाया है। तो उसके लिए आपके पास में जो टेम्परेचर है दैट इज़ नियरली इक्वल टू 10⁷ केल्विन, आपके पास में इतना हाई टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। जब आपने कहा है कि जो आपके पास में हाई टेम्परेचर होगा तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम होंगे वो आपके पास में कंप्लीटली डिटैच हो जाते हैं या डिफ्यूज हो जाते हैं एक तरीके से आपके पास में, और आप उन्हें क्या बोलते हैं, बेयर न्यूक्लियस बोला जाता है उन्हें, ठीक है। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं आप उन्हें। तो बेसिकली आपके पास में प्लाज्मा क्या होता है, दैट इज द कलेक्शन ऑफ द बेयर न्यूक्लियाई मूविंग विद वेरी हाई स्पीड। जो न्यूक्लियाई आपके पास में बहुत ही हाई स्पीड के साथ में आपके पास में ट्रेवल करते हैं, एंड फ्री इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज द प्लाज्मा। इसी कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में एक चीज और भी है आपके पास में कि जो स्पीड ऑफ द पार्टिकल आपके पास में क्या होती है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो बेसिकली आपके पास में टेम्परेचर इंक्रीज होने से स्पीड भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसीलिए हम इसमें कंडीशन क्या रखते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर कि आपके पास में जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई होना चाहिए और प्रेशर भी आपके पास में हाई होना चाहिए। जब ये कंडीशन आपके पास में अचीव होती है तो जो स्पीड है आपके पास में ड्यूट्रॉन्स को जो आपने मूव करवाया था उसकी स्पीड भी क्या होती चली जाती है, हाई होती भी जाती है, ठीक है। इसके बाद में आपके पास में आता है कि जो सन है वहां पर आपके पास में सन में भी कौन सी रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होती हैं। तो बेसिकली जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होगी सन में, उसके लिए आप कंडीशंस फुलफिल कहाँ से करेंगे, हाई टेम्परेचर कैसे होगा वहाँ पर, या फिर हाई स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या जो आपके पास में ड्यूट्रॉन्स हैं वो कहाँ से होंगी। तो बेसिकली आपके पास में जो सन होता है उसमें लार्ज अमाउंट में ड्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ड्यूट्रॉन आपके पास में क्या था, H12 हाइड्रोजन का आइसोटॉप, ठीक है। तो ये आपके पास में ड्यूटेरियम जो है आपके पास में वो वहाँ पर प्रेजेंट होगा। इसके बाद में आपके पास में जो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर जो होता है वो सन की कोर में या फिर कोई भी स्टार है, फॉर एग्जांपल आपके पास में सन एक स्टार है, तो आपके पास में अदर जो स्टार्स होते हैं जो आपको ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं उनमें भी क्या होता है,
उनके अंदर भी सेम प्रोसेस होता है, तो वहाँ पर भी आपके पास में उनकी कोर शेल के अंदर क्या होता है, बेसिकली हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर अवेलेबल होता है, जो आपके पास में ड्यूट्रॉन्स को वेरी हाई स्पीड के साथ में क्या करता है, मूव करवाता है, और जिसकी वजह से ये ड्यूटेरियम आपके पास में क्या करता है, आपस में डिफ्यूज हो जाते हैं और एक नया न्यूक्लियाई फॉर्म करते हैं। तो सन में भी आपके पास में अगर नया न्यूक्लियाई फॉर्म होगा तो बेसिकली वहाँ पर भी लार्ज अमाउंट में एनर्जी क्रिएट होती है, और उसी एनर्जी को हम वहाँ पर क्या कहते हैं, सन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपके पास में आता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब का प्रोसेस क्या है, कि वहाँ आप यहाँ पर भी आपके पास में क्या होंगे, जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है उसका आपके पास में प्रिंसिपल क्या है, अगेन अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शंस। जो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शंस थी वो किस में हो रही थी, न्यूक्लियर फ्यूजन में हो रही थी। तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हमारे होते हैं उसके अंदर क्या होता है, जब आपके पास में कंट्रोल मैनर्स के अंदर, कंट्रोल मैनर्स का मतलब था आपके पास में कि एक के बाद में एक आपके पास में न्यूक्लियाई बन रहे थे, यानी कि जब आपके पास में यूरेनियम है उसको आप न्यूट्रॉन के साथ में रिएक्शंस करवाते हैं। तो कंट्रोल्ड रिएक्शंस का मतलब वहां पर क्या था आपके पास में, कि जब आपके पास में एक न्यूट्रॉन है वो आपके पास में किसके साथ में, यूरेनियम 235 के साथ रिएक्शंस करके आपके पास में क्या जनरेट कर रहा था, 3 न्यूट्रॉन्स अगेन जनरेट हो रहे थे आपके पास में। जब ये तीनों आपके पास में अगेन यूरेनियम के साथ में जब रिएक्शंस कर रहे हैं तो आपके पास में अगेन 3 आपके पास में क्या कर रहे हैं, न्यूट्रॉन्स जनरेट कर रहे थे। बट जो ये चेन रिएक्शंस हो रही थी वो न्यूक्लियर फ्यूजन में या हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर में किस में होती है, कंट्रोल्ड मैनर में होती है, जहां से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं बाद में। बट आपके पास में जब आपको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना होता है तब आपके पास में यही क्या होता है आपके पास में, तो उसका प्रिंसिपल क्या बनेगा वहां पे, अनकंट्रोल्ड। जिस चेन रिएक्शन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते वो रिएक्शंस होंगी आपके पास में। देन न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर ऑफ द यूरेनियम हो सकता है और प्लूटोनियम हो सकता है, ये दोनों का यूज किया जाता है आपके पास में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए। देन आपके पास में क्या होता है कि अगर अनकंट्रोल्ड होगी तो वहां पर ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होगी, तो वहां पर आपके पास में लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, और जो आपके पास में किसके लिए हाई डिस्ट्रक्टिव होगी, या जो आपके पास में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, आपके लिए हार्मफुल होती है। तो ये आपके पास में न्यूक्लियर बॉम्ब का प्रिंसिपल था, जिसके बेस पे हम न्यूक्लियर बॉम्ब की कंस्ट्रक्शन करते हैं, और वो क्या है आपके पास में, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शंस हैं आपके पास में, और न्यूक्लियर फ्यूजन में रिएक्शंस होती हैं आपके पास में। इसके बाद आपके पास में था हाइड्रोजन बॉम्ब बनाना है, तो हाइड्रोजन बॉम्ब का प्रिंसिपल क्या होगा, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस या फिर थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस। तो फ्यूजन में आपके पास में क्या है कि जो आपके पास में स्मॉल लिटिल जो न्यूक्लियाई हैं वो मिलकर आपके पास में एक हैवी न्यूक्लियाई बना रहे हैं। तो हाइड्रोजन बॉम्ब भी आपके पास में कैसे बनेगा, न्यूक्लियर फ्यूजन से ही। इसके अंदर भी आपके पास में क्या होती है, अगेन आपके पास में किस किस की रिएक्शंस करवाई जाती हैं, ड्यूटेरियम एंड द लिथियम की रिएक्शंस करवाते हैं, तब आपके पास में इन दोनों को ही हाई स्पीड पे रोटेट करवाता है या मूव करवाया जाता है। आफ्टर दैट आपको क्या मिलता है, हाइड्रोजन एटम मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में हाइड्रोजन बॉम्ब तो डिफ्यूज होंगे एक तरीके से आपके पास में, तो लार्ज अमाउंट ऑफ अगेन एनर्जी रिलीज होगी। तो इस तरीके से आपके पास में, और हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने के लिए अगेन जो टेम्परेचर है आपके पास में वो क्या रखा जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 10⁷ केल्विन के अप्रॉक्सीमेट रखा जाता है। तो ये दोनों ही प्रोसेस, जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो आपके पास में कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शंस के ऊपर, और जो हाइड्रोजन बॉम्ब है उसका प्रिंसिपल क्या है, थर्मोन्यूक्लियर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस आपके पास में होती है। ठीक है, इसके बाद में आता है आपके पास में कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन ओवर द न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस। जो फिजन होता है उसके अंदर हमने कंट्रोल चेन रिएक्शंस की थी, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाए, उनकी कंपैरिजन में न्यूक्लियर फ्यूजन आपके पास में क्या एडवांटेज रखता है, तो जो एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग द फ्यूजन वो लार्ज अमाउंट में होती है एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें आपके पास में लेस अमाउंट में एनर्जी होती है, इन दोनों का कंपैरिजन करें तो इसमें लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। इसके बाद सेकंड जो आपके पास में एडवांटेज है वो है कि आपके पास में जब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होती हैं तो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई मिलकर आपके पास में हीलियम एटम बनाते हैं।
क्या बनाते हैं, हीलियम एटम बनाते हैं, जो कि आपके पास में क्या है, एक स्टेबल न्यूक्लियाई है आपके पास में, या स्टेबल एटम है आपके पास में, ठीक है। तो ये आपके पास में अगर स्टेबल है तो वो आपके पास में कोई रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि हर एक एटम क्या चाहता है आपके पास में, स्टेबल रिएक्शन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन चाहता है। तो ये आपके पास में ऑलरेडी आपके पास में क्या होता है, एक स्टेबल न्यूक्लियाई है। तो स्टेबल न्यूक्लियाई होने के बाद वजह से ये आपके पास में कोई भी हार्मफुल रेडिएशंस को एमिट नहीं करेगा, जबकि आपके पास में न्यूक्लियर जो फिजन होता है उसके अंदर क्या होते हैं कि अल्फा, बीटा, गामा, ये आपके पास में पार्टिकल्स और रेडिएशन जनरेट होती रहती हैं, जो आपके लिए क्या होती हैं, ह्यूमन बींग्स के लिए आपके पास में बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, और एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है आपके पास में कि इनको डिपोजल कैसे किया जाए। तो दिस आर द एडवांटेज ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन। अब आता है कि इसकी डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं आपके पास में। तो इसका सबसे बड़ा आपके पास में डिसएडवांटेज ये है कि जो कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन है टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी, वो आपके पास में सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल स्टेज तक ही लिमिटेड है। इसको आपके पास में यानी कि मेन प्रॉब्लम क्या आती है आपके पास में कि इंग्रेडिएंट्स और द न्यूक्लियर फ्यूजन वेरी हाई टेम्परेचर्स की। तो इसके लिए जो टेम्परेचर जो होता है वो आपके पास में हाई अमाउंट में चाहिए या लार्ज होना चाहिए आपके पास में, और इतना हाई टेम्परेचर आपके लिए बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो सिर्फ और सिर्फ ऑन द एक्सपेरिमेंटल बिहाफ ही हम ये रिएक्शंस करते हैं, इसके अलावा ये रिएक्शंस आपके पास में पॉसिबल नहीं होती हैं। तो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन।